लाओ किताब दे। पानी की बोतल भी लिया। पानी की बोतल तो यहाँ रख दे, किताब मेरे को दे दे। बेटा इसमें है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यही है ना। मतलब ये है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, हमें पता तो है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें उन्हें सिद्ध करके दिखाना है कि वास्तव में अपरिमेय संख्या है या फिर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है। हेलो नमस्ते, क्या क्या बताया मैंने है? क्या बताया? अंडरवुड का तो नाम ही नहीं लिया मैंने अभी तक। अपरिमेय संख्या परीक्षा में आती है। परीक्षा में क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं आती है? वो भी आती है। फिर कौन सी नहीं आती? सारी आती है। तो ध्यान नहीं दे लिया कर, इधर बैठ जा नीचे। वो छोटा पजामा कहाँ गया तेरा? अब क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 है ना, उसके स्थान पे लिखा हो सकता है √3, हो सकता है √5, हो सकता है √7। समझ गए ना? करना कैसे है, जब भी हमें कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो उसका अपोजिट हमें मान लेना है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हमें उसका अपोजिट क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेनी है। उस संख्या को परिमेय सिद्ध नहीं करना है, परिमेय नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? वो मानेंगे तो हम अपरिमेय को परिमेय, लेकिन परिमेय सिद्ध नहीं करेंगे उसको। अगर परिमेय सिद्ध हो जाएगा तो फिर परिमेय हो जाएगी वो। हमें तो क्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय। मानेंगे तो परिमेय और फिर सिद्ध क्या करेंगे? अपरिमेय। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है 1.2 है ना, उसका नए सिलेबस के आधार पे है ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही है ना? अच्छा, √5 है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 सिद्ध कर रहा हूं मैं, √3 का आ जाएगा तो कर लोगे, सेम टू सेम आएगा। √2 का आएगा तो भी वैसा ही आएगा, √7 का भी वैसा आएगा। तो सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि जो संख्या दे रखी है उसका विपरीत मानो। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें क्या मानना है? उसको परिमेय। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, परीक्षा में कैसे लिखना है वो मैं बताना हूँ। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, तो आप मानोगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को मैंने आपको कल बता दिया था डिटेल से, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं, है ना, ताकि आपको अब समझ रहे हो ना तो अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ के आए होंगे मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ के आए तो अब मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। मैंने ऐसे बताया था कि सर 4 कंडीशन देखेंगे परिमेय संख्या में। पहली कंडीशन देखेंगे, संख्या p/q के रूप की होनी चाहिए, अर्थात संख्या में अंश और हर होना चाहिए। दूसरा बताया था सर आपने, जो अंश होता है ना वो कभी भी 0, अंश नहीं हर, क्यों मतलब हर है, ये हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इससे आगे मैंने बताया था कि जो p और q है ना वो दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक तो होने ही चाहिए, साथ में कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने? जिनका HCF कितना होता है? HCF 1 होने का मतलब क्या बताया था? HCF 1 होने का मतलब ये बताया था सर, P में किसी और संख्या का भाग जाएगा, Q में किसी और संख्या का भाग जाएगा, लेकिन P और Q दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जा सकता है।
ऐसे बताया था ना सहभाज्य। अगर HCF एक लाना है, इसका मतलब इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या कॉमन आएगा? एक कॉमन आएगा, सही है ना। तो सर कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि P में किसी और संख्या का भाग जाएगा, Q में किसी और संख्या का भाग जाएगा, अर्थात P और Q में सेम संख्या का भाग नहीं। यदि P में 5 का भाग जा रहा है तो Q में कभी भी 5 का भाग नहीं। अगर P में 5 का जा रहा है और Q में भी 5 का जा रहा है तो फिर वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, और सहअभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं है। समझे नहीं समझे? पूर्णांक नहीं है तो भी परिमेय, Q का मान 0 है तो परिमेय नहीं। समझे नहीं समझे? मतलब इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो परिमेय है। इन कंडीशंस में एक भी कंडीशन अगर फेल होती है तो फिर संख्या परिमेय संख्या। तो साहब इसको करो आगे, मैम मार कर दो ना। अरे डस्टर तो लाया नहीं तू, कहाँ है? ये दे दे। चले अब सर इसको माना है अपन ने कि माना √5 एक क्या है? अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप की होगी? मतलब सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो ये बराबर होनी चाहिए किसके? P बटा Q। सही है ना? अगर है तो अगर है तो सर बाद में देखेंगे, पहले अपन ने मान लिया है इसको थोड़ी देर के लिए कि ये परिमेय है। तो सर परिमेय है तो ये P बट्टे Q के रूप के समान होगी। तो सर √5 बराबर P बट्टे Q। सही है। अब सर इस Q को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और इधर लेके जा रहा हूँ, तो सर ये हो जाएगा √5 है, ये Q है किसमें? भाग में। इधर जाएगा तो सर Q और √5 दोनों गुणा हो जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएगा? अब इधर अंडर की संख्या है तो अंडर की संख्या अच्छी नहीं लगती है तो अंडर हटाएंगे। अंडर हटाएंगे तो अंडर हटाने का तरीका क्या है? वर्ग कर दो। तो सर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5। Q का हो जाएगा Q², P का हो जाएगा P²। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है? Q²। ये 5 दोनों गुणा में है ना, ये 5 मैं यहाँ से उठा के मैं ला रहा हूँ इधर। तो सर इधर तो आपने गुणा में है लेकिन इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे लिख सकते हैं सर हम इसको Q², तो ऐसे की ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे P² है, बट्टे में आ जाएगा। सर ये जो कंडीशन आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हमें ध्यान से समझना है। समझना ये है कि सर अगर लिखा हो हमारे पास 10/5, इसका मतलब ये होता है कि 10 में हमें किसका भाग देना है? मतलब ये है कि 10 ऊपर जो लिखा है ना अंश में, इसका मतलब ये होता है कि जो अंश में लिखा है ना, अंश में, उसमें नीचे वाली संख्या का हम क्या देते हैं? मतलब ये है सर कि 10 में ऐसे लगाएंगे, 10 और 5 ऐसे भाग देना। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P² किससे विभाजित करना है? 5। सही है ना? तो सर यहाँ पे इसका मतलब ये है 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसका मतलब ये है सर कि 10 5 से विभाजित होता है। सही है। अभी सर 10 की बात कर रहे थे, अभी हम करते हैं 25 की बात। 25 का मतलब क्या होता है? 25 का मतलब ये होता है सर 5 का स्क्वायर होता है, और इसको मैं भाग दे रहा हूं 25 को 5 से, और इधर भी मैं भाग दूंगा फिर 5 से ही दूंगा ना, क्योंकि 25 का वर्ग मैंने क्या लिखा है? 5। 5 का वर्ग 25 हो गया, और नीचे 5 है तो इधर भी 5। अब यहाँ पे 5 का वर्ग है, इसका मतलब क्या है? 5 गुणा में 5। सही है ना? अब यहाँ से भाग दो आप, 25 में दोगे 5 का तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। सर इधर से दो 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? सिर्फ कैसे भी भाग दे लो, जाना कितने बार है? 5 बार। अब आपने ये समझा कि ये 25 क्या था? सर 25 5 का वर्ग था। सही है ना?
5 के वर्ग में किसका भाग गया? तो अगर मैं 5 में 5 का भाग दूंगा, वर्ग हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 5 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। पहले मैंने वर्ग लगाया 5 के, फिर भाग दिया मैंने, तो 5 का वर्ग कितना आ गया? 25। 25 में 5 का भाग गया कि नहीं गया? फिर मैंने थोड़ी देर के लिए वर्ग को हटा दिया, तो कितना बचा? सिर्फ 5। और फिर नीचे 5 है, तो फिर मैंने 5 का भाग दिया, तो 5 में 5 का गया कि नहीं गया? गया। मतलब क्या है? मतलब ये है सर, कोई संख्या है और उस संख्या का वर्ग है, उसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, तो अगर वर्ग हटा देंगे तो भी उसमें भाग जाएगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे पी स्क्वायर में अगर 5 का भाग जाएगा तो पी में भी किसका जाएगा? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहाँ सर 5 के स्क्वायर में 5 का जा रहा था, स्क्वायर हटाया तो भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसका मतलब ये है, किसी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वर्ग हटाने के बाद जो संख्या आती है ना, उसमें भी भाग जाता है उसका साथ। इसका मतलब पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा? सर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये सिद्ध करने को मिलेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है साहब, ये अपरिमेय है। तो इस लाइन को लिखेंगे क्या? इस लाइन को लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लिखोगे क्या? यहां पी स्क्वायर 5 से क्या है? विभाजित होगा, है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। सर इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इस जो सेंटेंस लिखा है इसमें एक और बात देखिए। बात ये देखिए सर कि यहाँ पे जो P है ना, P वो विभाजित हो रहा है किससे? इसका मतलब ये है कि क्यों 5 से विभाजित नहीं होना? अगर वो 5 से विभाजित हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। सही है ना? क्यों? सर अभी अभी आपने बताया कि जो P बट्टा Q होते हैं वो दोनों कैसी संख्याएं होती हैं? सहभाज्य संख्या। का मतलब P में किसी और संख्या का भाग जाएगा साहब, Q में किसी और संख्या का जाएगा। अगर दोनों में एक ही संख्या का भाग जा रहा है, P में 5 का जा रहा है और Q में भी 5 का चला गया, इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है। और सहभाज्य नहीं है तो परिमेय भी। सर परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। समझे कि नहीं समझे? तो सर यहाँ पे P में किसका भाग गया, लेकिन Q में 5 का चला जाए तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। तो सर अभी पूरा थोड़ी हो गया है? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अब कुछ और मानेंगे, अब कुछ और मानना बाकी है। सर कैसे मानेंगे आप? अब आप ऊपर वाले समीकरण को ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टे में 5। अब बेटा मैंने आपको ये तरीका पहले बता रखा है। अपना यहाँ पे 5 आ गया है, अंडर 5 है ना, उसका वर्ग किए तो 5 आया। अंडर 3 आता तो यहाँ पे 3 आ जाता, अंडर 7 आता तो यहाँ पे 7 आ जाता, अंडर 2 आता तो यहाँ पे कितना आ जाता? 2। और मैंने आपको ये बताया था कि इस कंडीशन तो सब कर लेते हैं, बाद में कुछ मानते हैं, बाद में कुछ मानते हैं। माने थे कि नहीं माने थे? क्या माने थे बताओ? आर स्क्वायर बराबर है आर बराबर है P बराबर 5R, वो सही बता रहा है। अब देखो क्या मानना है अपने को P स्क्वायर बट्टे 5 तो मिल जाएगा। इसके बाद सोचो आप, अगर यहाँ पे अंडर 3 होता तो यहाँ P स्क्वायर बट्टे कितना आता? 3 आता। अगर यहाँ पे अंडर का 7 होता तो यहाँ पे आता P स्क्वायर बट्टे में 7। अगर यहाँ पे अंडर का 2 होता तो यहाँ पे आता P स्क्वायर बट्टे में 2। समझे? यहाँ तक तो कर लेंगे सर। फिर हमें इस P को कुछ मानना है, और P को क्या मानना है वो इसी में दे रखा है। आप जिस संख्या को आप अपरिमेय दर्शाना चाहते हो, उसी संख्या को आप मानोगे किसी और संख्या के बराबर। समझे नहीं समझे? तो सर यहाँ पे हम P के स्थान पे, यहाँ पे नीचे 5 है ना, तो हम 5 ही रखेंगे P के स्थान पे भी। क्यों रखेंगे 5? ये भी समझो आप। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं
कि यहाँ चूंकि P बराबर मैंने मान लिया 5R, ठीक है ना, और मैंने R यहाँ पे मान लिया कि R जो है ना, ये R है ना, वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। थोड़ी देर के लिए मैंने माना प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक मान लो आप, और होल नंबर भी इसको मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्राकृतिक मान लिया है थोड़ी देर के लिए। अब आप ये सोचो कि सर आपने 5R ही क्यों माना है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हम कैसे मान ले कि 5R ही मानोगे? और यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 3R मानना पड़ेगा, यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे 7R मानना पड़ेगा। अंडर 7 का करोगे तो 7R मान लोगे। सर अंडर 2 का करेंगे तो 2R मान लेंगे। सर ये क्यों कर रहे हो आप? इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन ये है कि अभी अभी हमने स्टेटमेंट पर ये लिखा है कि यहाँ पे p² किससे विभाजित है, तो p भी किससे विभाजित होगा? तो सर 5 में 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। मतलब 5 के पाड़े में जो जो आता है वही तो इसी में तो भाग जाएगा ना। मतलब 5 एकम 5 दूना, मतलब 5 में भाग जाएगा। 5 से सीधा किस में जाएगा भाग? अगर 5 का भाग दोगे किसी संख्या में तो सबसे पहले किस में जाएगा? 5 में। उसके बाद किस में जाएगा? 6 में तो थोड़ी जाएगा, 7 में, 8 में, 9 में नहीं जाएगा ना इनमें। सर 10 में जाएगा सीधा। फिर 10 से सीधा किस में जाएगा? 15 में। 11 में 5 का भाग नहीं जाता, 12 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 14 में नहीं जाता। तो सर ये 5 आया, फिर आया 10, फिर आया 15, 15 के बाद क्या आएगा सीधा? सर देखो 16 में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, 17 में नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, 19 में नहीं जाएगा। तो सर इसका मानने के कारण क्या है कि हमने ये माना है कि P का मान 5R है। 5R का मतलब 5 गुणा में कुछ भी है यहाँ पे। तो आप 5 गुणा में कुछ भी लो, R की जगह नेचुरल नंबर लेना है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। तो सर 5 गुणा में 1 तो क्या आ गया? मतलब 5 में 5 का जाता है कि नहीं जाता? सर फिर लिया हमने 5 गुणा में 2 बराबर कितना आया? तो 10 में 5 का जाता है कि नहीं जाता? हमने लिया 5 गुणा में 3 कितना आया? तो 15 में 5 का जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। मतलब ये है कि जो नीचे संख्या है उसी का जब गुणज यहाँ पे होगा तो ही भाग जाएगा। अगर यहाँ पे और कुछ मानते, जैसे आपने मान लिया यहाँ पे P बराबर 3R मान लिया, साहब मान लिया अपन ने, तो सर अब रखो 3 गुणा में 1 बराबर क्या आएगा? तो 3 में 5 का जाता है क्या? नहीं जाता ना। इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। तो हमें हमारा सेंटेंस गलत थोड़ी करना है, गलत नहीं करना है, हमें जो लिखा है वो सही है। सही है तो सर यहाँ पे 5 है तो नीचे भी हम ऊपर भी 5 गुणा में R लिखेंगे। R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखो आप। जैसे 5 को गुणा करो आप 100 से तो कितना हो जाएगा? वो 500 में 5 का नहीं जाता क्या? जाता है सर कितनी बार? 100 बार। 5 का दो साहब, 5 एकम 5, 2 जीरो इधर भी उतरेंगे और इधर भी 100 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। मतलब R के स्थान पे आप कुछ भी रखो और फिर 5 का भाग दो तो वो कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे P बराबर मैंने क्या माना है? मतलब जो नीचे संख्या होगी ना उसी के साथ हम R को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे अंडर 3 होता तो यहाँ पे कितना होता? 3। तो हम यहाँ पे 3 का गुणज ही मानते। 3 का गुणज मतलब 3 गुणा में R। अगर यहाँ पे अंडर 7 होता तो हम यहाँ पे 7 लिखते और यहाँ पे 7 गुणा में क्या लिखते? R। क्योंकि 7 का गुणज, 7 के गुणज में ही 7 का भाग जाएगा, 8 के गुणज में ही 8 का जाएगा, 9 के गुणज में ही 9 का जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो साहब यहाँ पे 5R क्यों माना है हमें समझ में आ गया है। सर हम R के स्थान पे कुछ और भी मान सकते हैं, आप मान सकते हो। आप मान लो 5n, फिर लिख दो n बराबर होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत, जो भी मानो आप। यहाँ पे R मैंने मान लिया है, आप R के स्थान पे कुछ भी मान सकते हो। समझे? अब सर ये देखो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 ये दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 2 ये दे दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं,
समीकरण नंबर 2 का मान उठाता हूं और समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। हाँ तो क्या हो गया था, तो क्या हो गया, तो वर्ग नहीं करेंगे तो साफ वर्ग नहीं करेंगे तो यहाँ पे पी का मान रखेंगे, फिर यहाँ पे पी का वर्ग है ना, पी का वर्ग है कि नहीं है, ऐसे कर लो। सर ऐसे नहीं करेंगे हम तो साहब, हम तो इनको समीकरण नहीं देंगे। अभी आप सोचो, यहाँ पे वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 25 और यहाँ पे, तो सर ये 5r सिर्फ किसका मान है, तो सर इस p का मान मैं यहाँ रखूंगा p के स्थान पे, लेकिन p का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, तो फिर 25r होगा, वो तो 25r स्क्वायर। तो साहब यहाँ पे वर्ग कर लो, तो यहाँ पे वर्ग करोगे तो p स्क्वायर का सीधा मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ग नहीं करोगे तो यहाँ पे तो करना पड़ेगा साहब, पहले से वर्ग है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब यहाँ पे आप वो वर्ग के लिए कह रहे हैं तो वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लो आप, दोनों तरफ वर्ग करने, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पी स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 25r स्क्वायर। अब इसको दे दूं क्या समीकरण नंबर 2। अब आप देखो पी स्क्वायर की जगह कितना रखना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे 25r स्क्वायर रखूंगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं सीधा 5r यहाँ रखता तो कैसे रखता, 5r स्क्वायर बटे 5, तो सर ऊपर देखो 5 का वर्ग 25, r का r स्क्वायर बटे में 5, सर अब भी रखूंगा तो भी 25r स्क्वायर बटे में 5 ही आएगा, कैसे भी रखो आप, समझे। अब मैं ऐसे कह रहा था, तो साहब अब इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2 का मान उठाता हूं मैं, समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, तो साहब यहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर तो ऑलरेडी है, पी स्क्वायर की जगह रख दूंगा मैं 25 r स्क्वायर बट्टे में क्या है 5। बोलो कोई दिक्कत। अब सर कट रहा है क्या ये, सर कटेगा तो सही, ये गुणज है इसका, तो सर काट दो इसको, 5 एकम 5, बोलो कोई दिक्कत। अब सर यहां से तो बचा कितना क्यू स्क्वायर और इधर से बचा 5r, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आप देखो सर ये 5 फिर गुणा फिर r है, मैंने पहले बता दिया था दोनों के बीच में गुणा है, तो सर ये 5 यहां से उठ के इधर जाएगा, किस में जाएगा, ये इधर ऑलरेडी क्या है बट्टे में क्या आ जाएगा 5, तो सर इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या कि क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर में r स्क्वायर। तो सर ये ध्यान से देखो आप इस समीकरण को, इस समीकरण को ध्यान से हमने देखा और देखने के ये बाद ये समझा कि ये क्यू स्क्वायर है ना वो किससे विभाजित है, तो सर जिसका वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी तो होगी ना, तो सर क्यू स्क्वायर यहाँ पे 5 से विभाजित है तो क्यू भी किससे विभाजित होगा, तो सर हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्या है 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब सर ये स्टेटमेंट लिखते ही पूरा समीकरण चेंज हो गया, इसको आपने समीकरण नंबर 2 दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया सब 3। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पे p किससे विभाजित था, मतलब p में किसका भाग जा रहा था, यहाँ पे q में भी किसका भाग जा रहा है, मतलब दोनों संख्याओं में सेम संख्या का भाग जाएगा, यही हुआ ना भाई। p बट्टा q होता है साहब, p में 5 का चला गया कोई बात नहीं, यहाँ पे q में भी किसका चला गया 5 का चला गया, तो सर p और q दोनों क्या होती हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब जिनका HCF कितना होता है, HCF 1 होने का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है सर 5 5, कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब इसमें किसी और संख्या का भाग जाएगा, इसमें किसी और का जाएगा, मतलब ये p और q में सेम संख्या का भाग कभी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सर जा रहा है साहब p में भी 5 का चला गया q में भी, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य नहीं है तो परी में भी, परी में नहीं है तो क्या है, तो सर समीकरण नंबर 1 और 3 से यह सिद्ध होता है कि दोनों संख्याएं क्या हैं अपरिमेय। समझे कि नहीं समझे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका स्टेटमेंट,
कि सर समीकरण नंबर 1 व 3 से यह सिद्ध होता है कि संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं सहभाज्य नहीं है। और संख्याएं सहभाज्य नहीं है तो परिमेय भी सहभाज्य नहीं है, तो ये संख्याएं परिमेय संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और हमने माना क्या था, इसका मतलब हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत हो गई, और गलत हो गई इसका मतलब परिमेय नहीं है साहब। परिमेय नहीं है तो क्या है, तो आप लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा का क्या हो गया, विरोधाभास होता है, अर्थात संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है से प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत? अब सर ये सिद्ध कैसे हुआ? ये सिद्ध सिर्फ एक संख्या की वजह से हुआ, परिमेय संख्या की वजह से। और परिमेय संख्या का ज्ञान हमारे पास अधूरा था, हमारे पास इतना था परिमेय संख्या का ज्ञान कि संख्या p बटा q होनी चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए साहब, और पूर्णांक भी होना चाहिए, इतना ही था। अब सहभाज्य का ज्ञान हमें आपसे मिला है, तो सहभाज्य का ज्ञान हमें मिला तो हमें पता चला, अभी मैं लिख देता कि यहाँ पे p 5 से विभाजित है, q 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। तो आप सोचते हैं यार विभाजित होने से क्या परिमेय, मतलब क्या है इसमें, भाई विभाजित है कोई बात नहीं है, तो इसमें मतलब क्या है इसका, इसमें क्या मतलब है कि यार ये विभाजित है तो साहब ये परिमेय ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको कल ये बताया कि सहभाज्य संख्याएं होती हैं क्या, जो परिमेय होती है। इसका मतलब दोनों संख्याओं के समान संख्या का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे समान संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है तो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या है परिमेय। हमने क्या माना है यहाँ पे, परिमेय, इसका मतलब हमने गलत मान लिया है साहब, हमने माना तो है लेकिन उस बात को गलत मान लिया, हमने गलत मान लिया है तो साहब ये परिमेय तो है नहीं है तो क्या है, अपरिमेय। जो संख्याएं परिमेय नहीं वो क्या होती हैं, ये मैंने डेफिनेशन पहले बता दी थी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है वो क्या होती है। तो साहब हमने सिद्ध कर दिया कि √5 क्या है। तो सर इससे संबंधित क्वेश्चन √3 आ जाए तो सर ऐसे ही करेंगे हम, √2 आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम, √7 आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे। √11 आएगा तो भी ऐसे ही करेंगे, √13 आएगा तो भी ऐसे ही करेंगे, √17 आएगा तो भी ऐसे। सर अंडूर में कोई भी संख्या है सिंगल संख्या तो हम ऐसे ही करेंगे साहब। सिंगल संख्या का मतलब बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, अकेली होनी चाहिए, अकेली है ये, प्लस माइनस लगते तो दो संख्या हो जाती। तो साहब ये अकेली संख्या कैसी भी आए हमें यही तरीका उसमें उपयोग में लाना है। और ये सर क्या है, ये सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब आपको पहली प्रश्नावली में कुछ आए नहीं आए ये तो आना ही चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो सर इसको छाप लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है, छाप ले।